आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बवाल हो रहा है डीलिमिटेशन पे। हमने बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं। मैं आपको बहुत ही सरल सिंपल भाषा में, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, डीलिमिटेशन के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिएगा। वैसे टोटल 3 बिल हैं, ठीक है। एक तो यूनियन टेरिटरी बिल है, डीलिमिटेशन एक्ट है, 131st अमेंडमेंट है जो कि डिफीट हो चुका है। इसमें वुमेन रिजर्वेशन भी है। वुमेन रिजर्वेशन 33%। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि ये 2029 से लागू होगा। तो क्यों परेशान हो भाई? जो साउथ की स्टेट्स हैं उनको 129 से 195 हो जाएंगी सीटें, लोकसभा की 543 से 816 हो जाएंगी सीटें। तो क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? पटीना चौलबे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम एक एक चीज की बात करेंगे। पर्सनली मैं बिल्कुल फेवर में हूं डीलिमिटेशन के। एकदम डीलिमिटेशन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बट इक्वल होना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर मस्ट बी इंटैक्ट। किसी भी स्टेट को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। हमारा बहुत ही शानदार एआई का कोर्स, 4 कोर्सेज है टोटल। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब, 20+ एआई टूल्स, बेहतरीन। एक फ्री ई बुक, 2 फ्री ई बुक्स भी हैं, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो डीलिमिटेशन का मतलब क्या है? नाम देखिए आप, डीलिमिटेशन, लिमिट करना, लिमिट को हटाना। किसकी लिमिट को हटाना? हमारे यहां देखिए, जो हमारे यहां देखिए 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है। मतलब डेमोक्रेसी में 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि अमेरिका में है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छा तो नहीं है। दूसरा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमारे यहाँ है। हमने यूके से लिया है। इसमें पार्लियामेंट के पास ताकत होती है। और पार्लियामेंट के पास ताकत होती है कैसे? यहां पे डायरेक्टली, जैसे यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डायरेक्टली लोग ही वोट करते हैं, वो बेस्ट होता है। लेकिन यहां हम लोग जो हैं वो अपने नेता को चुन के भेजते हैं। जैसे आप चुनाव जब होंगे तो सब के सब जो है अपने एक नेता को चुन के भेजेंगे जो उनकी आवाज उठाए। अगर आपके घर में नाली भी खराब है ना, तो आप उस नेता से जाके बोलिए और बोलिए कि आप हमारी आवाज उठाइए। उस पर कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। तो वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो जो नेता है वो आवाज उठाएंगे, और जैसे ही वो आवाज उठेगी, जो बाकी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, है ना, जो आपके पुलिस है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो उसको ठीक करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, नाली खराब हो गई है, कंगना रनौत ने बोला था कि ऐसे भाई ऐसे ही, अगर आप यू हैव टू फेस दिस। अगर आप नेता बन रहे हैं तो आपको हर एक चीज, चाहे जो जैसी भी प्रॉब्लम लेके आए, आपको उसको सॉल्व करना है, वरना सीट नहीं मिलेगी, है ना, वरना आपको कुछ नहीं होगा। तो अब क्या है कि ये है हमारा सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है वो 1951 से चला आ रहा है, और अभी हमारे पास टोटल 543 सीटें हैं। हर स्टेट की अलग अलग सीटें हैं। लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, ये लोकसभा में ही होता है। डीलिमिटेशन किसी में भी हो सकता है। अब देखिए, इसको जरा, जो मैं बोल रहा हूं कि ये 543 को थोड़ा अलग रखिए, इसमें अभी हम आते हैं। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लीजिए कि एक जगह है, अब वहां पे 10 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, और 100 लोग पे हमने बोला कि एक काम करेंगे कि हम एक नेता चुनेंगे। तो 100 लोग पे एक नेता हो गया, और उसके बाद ये नेता जो है वो हमारी आवाज उठाएगा। बढ़िया है, यानी कि एक सीट हो गई। तो 100 लोग पे एक सीट, एग्जाम्पल बता रहा हूं बस। फिर अब अगले 3 सालों में पॉपुलेशन बढ़ के हो जाती है 100 से 500। तो 500 पे 5 सीटें हो गई, है ना। अगर हम 100 पे 1 मांग रहे हैं तो 500 पे 5 सीटें हुई, यानी कि 500 लोग जो है वो 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगले मान लीजिए कि 10 सालों में पॉपुलेशन बढ़ के होगी 1 लाख, समझ रहे हो, 1 लाख के करीब, तो 1000 सीटें हो गई। तो ऐसे क्या हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, भाई जाहिर सी बात है कि अगर एक आदमी है, 100 एक आदमी को चुन रहा है, फिर 500 भी एक ही आदमी को चुन रहा है, मान लीजिए सीट सेम है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। एक आदमी, हमारे यही तो प्रॉब्लम है ना कि एक डॉक्टर बहुत सारे लोगों को देख रहा है, एक पुलिस वाला बहुत सारे लोगों को देख रहा है, एक जज इतने सारे केसेस को देख रहा है, तो ऐसे काम तो होगा नहीं। इसके लिए हम डीलिमिटेशन करते हैं, समझ रहे हो। यानी कि डीलिमिटेशन जो होता है वो क्या होता है? बाउंड्री में चेंज, यानी कि आप अपनी सीटें बढ़ा रहे हो, कंस्टिट्यूएंसी ज्यादा कर रहे हो। मतलब कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है कि आपके सिंपल वर्ड में कि वो एरिया है आपका, जहां पे लोग आपको सिलेक्ट करके भेजेंगे पार्लियामेंट में, जहां आप उनकी आवाज उठाएंगे, समझ गए।
अब क्या है कि भाई ये जो उस एरिया की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती रहेगी। अब जब वो एरिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहेगी तो और भी कंस्टिट्यूएंसीज लाइए, यानी कि और भी सीटें बढ़ाइए ताकि और लोग आ पाए। तो अब उस हिसाब से जब आप बाउंड्री चेंज करेंगे तो सीटें भी चेंज होंगी। अब ये बाउंड्री किस आधार पे चेंज होती है? जैसा कि मैंने बताया, पॉपुलेशन के आधार पे। जितनी एरिया तो उतना ही रहेगा ना, एरिया तो उतना ही रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप सीटें भी ज्यादा लाइए। सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसीलिए हमारे पास 543 सीटें हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है? हमको पता चलता है सेंसस से। सेंसस से हर 10-10 साल पे सेंसस होता है। हर 10 साल में हमको पता लगता है कि इतनी सीटें बढ़ गई हैं, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उस हिसाब से सीटें भी बढ़ा दो। सिंपल कंसेप्ट है। बट लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था 1976, उसके बाद हुआ ही नहीं है। 25 साल के लिए रोक दिया गया था, 2001 तक। फिर उस समय बीजेपी की सरकार थी, उसने भी 25 साल के लिए रोक दिया था। अब 2026 आ गया, यानी कि डिलिमिटेशन हो रहा है एक्सपायर। अब सरकार कह रही है कि अब सेंसस अभी होना है, अब सेंसस होगा, डिलिमिटेशन कर दो। क्योंकि भाई दो पॉपुलेशन थी, हम 1976 में उतनी सीटें थी 543, अबे अब तो बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब तो पॉपुलेशन देखो कब से कहां भाई, कहां 50 करोड़ से सीधा 140 करोड़ पे आ गए। तो ये कहां, मतलब पॉपुलेशन दोगुना ज्यादा बढ़ गई है, तो सीटें भी तो बढ़ाओ उस हिसाब से। यहां पे एक इंसान उस समय कितने लोगों को, 1 लाख को देख रहा था। जैसे उस समय यूपी में एक इंसान 10 लाख को देख रहा था, आज वही एक इंसान जो है 25 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। 80 सीटें हैं सबसे ज्यादा, 80 सबसे ज्यादा यूपी की है ना। और यूपी में पॉपुलेशन देखिए कितनी भयानक है। तभी हम ये देखते हैं ना कि जैसे जो सदर्न स्टेट्स है, जैसे केरल है या तमिलनाडु है, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन उतनी है नहीं और सीटें उस हिसाब से ज्यादा है। तो एक इंसान जो है वो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, या आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक क्लास है, एक सेक्शन में 15 बच्चे हैं, उसमें एक टीचर है, हर बच्चा टॉपर बनेगा क्योंकि वो इंसान हर किसी पे ध्यान दे पाएगा। और एक सेक्शन है जहां पे 150 बच्चे हैं, हर किसी पे ध्यान नहीं दिया जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है डेवलपमेंट से। ठीक है, अब आ जाओ बेटा मेन मुद्दे पर। अभी जो हालात है, अभी क्या बोला जा रहा है, देखिए अभी यहां पे डिलिमिटेशन की बात चल रही है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। और डिलिमिटेशन की बात जो है, मतलब 1976 से ये हो गया बंद, और 1976 से फ्रीज हो गया, और अभी तक फ्रीज है, इसको लगातार आगे बढ़ाया जाता है। बट अब ऐसा होने वाला नहीं है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, सबको पता है, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था जो इंदिरा गांधी लेके आई थी। उन्होंने पूरे संविधान को ही बदल दिया था। उसको खत्म करने के लिए फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया। अमेंडमेंट मतलब होता बदलाव, इसको भी मैं बता देता हूं बहुत ही आसान से, हम लक्ष्मीकांत मैंने पूरी पढ़ाई हुई है। अब क्या है कि जैसे ही ये खत्म होगा, 2011 के सेंसस के हिसाब से यहां डिलिमिटेशन होगा। ये भी सरकार कह रही कि इस सेंसस के हिसाब से नहीं, सेंसस 2011 का पॉइंट लिया जाएगा, यानी कि उस समय जो पॉपुलेशन थी, तो उसके हिसाब से सीटें 543 से बढ़ के हो जानी चाहिए 816। 816, और इसमें इसीलिए 33% रिजर्वेशन भी दे दो औरतों को, बेस्ट है, एकदम शानदार बेहतरीन आइडिया है ये लोकल बॉडीज में तो ऑलरेडी 33% रिजर्वेशन है, पंचायत सबने देखी है। बट ये अगर लोकसभा राज्यसभा में भी आ जाए, कमाल हो जाएगा। और बिल्कुल औरतों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, ये पूरी दुनिया के लिए भारत एक मिसाल कायम करेगा। ठीक है, अब ये वाला बिल जाहिर सी बात है पास हो जाएगा, बट डिलिमिटेशन वाला 200 और 198 से फेल हो गया है, वो तो अभी पास नहीं हो पाया डिलिमिटेशन एक्ट। ठीक है, अब जो कोर टेंशन है, पहले हम उस पर आ जाते हैं। कोर टेंशन है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस स्टेट को कितना लॉस होगा और किस पार्टी को सबसे ज्यादा गेन होगा। तो कोर टेंशन यही है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए यहां पे क्या है ना कि जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से चीजें चल रही हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो आप एक बात बताइए, नॉर्थ वर्सेस साउथ। अब भाई बिहार चले जाओ, 10 करोड़ की पॉपुलेशन, इतने लोग हैं। ठीक है, यूरोप के 3-4 देश मिला दो, उतनी पॉपुलेशन नहीं है, इतने सारे लोग हैं बिहार में। साउथ में अगर आप जाओगे तो एक दो स्टेट्स की मिला के उतनी पॉपुलेशन है, तमिलनाडु केरल को मिलाई तब जाको आपको। तो साउथ वाले ये बोल रहे हैं कि भाई ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि भाई यहां हम लॉस में होंगे, हमारी पॉपुलेशन उस हिसाब से बढ़ी नहीं, हमने फैमिली प्लानिंग की, एजुकेशन फैलाई है। साउथ में है, ये बात है, सही बात है, ये बहुत डेवलपमेंट। आप देखिए ना, आपको देखना, आप बस रेलवे स्टेशन पे चले जाइए और देख लीजिए कि जो यूपी बिहार से ट्रेन आती है उसमें जनरल और मतलब अभी मैं जैसे 3 पुष्पक 3E में देखिए भरे पड़े, 3AC में भरे पड़े। साउथ में ऐसा नहीं है, साउथ में बहुत ही सिस्टमैटिक है, डिसिप्लिन है वहां पे लोग। ठीक है, तो ये चीज है। तो भाई हमने अपने आप को डेवलप किया, हमारे पास पॉपुलेशन कम रही है, आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है,
तो हिंदी बेल्ट को तो सीधा फायदा मिलेगा। नॉर्थ की तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, साउथ की बढ़ी नहीं। तो हमने पैसा कमा के आपको दिया, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करके आपको दिया, हमने सब कुछ आपको दिया, और हम ही पे ऊपर आप घास गिरा रहे हो। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, यहां पे जो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं कि वही कह रहे हैं कि भाई देखो यहां पे जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, जैसे साउथ की स्टेट ने, वही विलन बन रहे हैं इसमें। और इसीलिए यहां पे स्टालिन ने सीधा मोर्चा खोल दिया है कि घर घर में हम ब्लैक झंडे लगा देंगे, ब्लैक फ्लैग लगा देंगे अगर ये होता तो। समझ रहे हो? अब सबसे बड़ी बात, तो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी को फायदा होने वाला है। फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उनको अच्छा खासा नुकसान होगा। ठीक है, स्पेशली तमिलनाडु और केरल को। इसीलिए पॉलिटिकल टेंशन साउथ और नॉर्थ में दोबारा से हो गई है। बट क्या किया जाए? अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी स्टेट्स को कितना नुकसान हो सकता है। तो एक एक स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूपी की बात करते हैं। तो करेंटली यूपी में 80 सीटें हैं, और मैं फिर से बता रहा हूं कि ये डिलिमिटेशन कहीं पे भी हो सकता है। अब इनकी सीटें बढ़ेंगी 125 से लेकर 130 तक डिलिमिटेशन के बाद। बढ़िया जंप है। और यूपी में हिंदी बेल्ट में कौन सी सरकार है? हिंदी बेल्ट में बीजेपी को फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो इसीलिए कांग्रेस कह रही कि पॉलिटिकल टूल भी है। बिहार में तो भाई गजब ही हो जाएगा। देखिए, बिहार में 40 हैं और ये बढ़ के 125 130 तक चली जाएगी। पॉपुलेशन ज्यादा ना बिहार की, पॉपुलेशन इतनी तेजी से, सबसे ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बिहार की बढ़ी है। तो सीधा 40 से भाई सीधा सॉरी 65-70 हो जाएगा। ये 65-70, तो ये बिहार को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब सीधा 40 से 65-70। उसके बाद एमपी से, अगेन एमपी में भी करेंटली 29 सीटें हैं, और जैसे ही ये चेंज होगा ये लगभग 45 से 47 तक चला जाएगा, 45 से 47। देन उसके बाद राजस्थान करेंटली 25 है, और जैसे ही चेंज होगा ये भी 40 से 45 तक चला जाएगा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र करेंटली 48 है, अभी मैं महाराष्ट्र होके भी आया हूं। और जैसे ही, अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड हमेशा से रहा है, शिवसेना और बीजेपी का, तो यहां पे 65 से 68 चला जाएगा वो। गुजरात की बात करते हैं तो 26 है, और गुजरात में तो बहुत ही जबरदस्त 35-38। फिर वेस्ट बंगाल में भी फायदा होगा अच्छा खासा 42, और करंट जो प्रोजेक्शन है 55 से 60। उड़ीसा 21, 25 से 28। अब ये इनको गेन मिलेगा, ये वो स्टेट्स हैं गेन मिलेगा जिसमें सीधा यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और इसमें यूपी, बिहार, एमपी को तो बीजेपी कंट्रोल करती है। ठीक है, बीजेपी का गढ़, हिंदी बेल्ट में बीजेपी स्ट्रांग है। मॉडरेट गेन्स किसको मिलेंगे? कर्नाटक को। कर्नाटक में अभी 28 है, प्रोजेक्टेड 34 से 36 होगी। खाली 6 सीटों का चेंज, जहां पे बाकी स्टेट में, इन स्टेटों में 25 से 30 सीटों का चेंज आ रहा है, वहां पे कर्नाटक में खाली 6 सीटों का चेंज आएगा। तेलंगाना में 17 है करेंटली, डिलिमिटेशन के बाद 20 हो जाएंगी, 3 सीटें मिलेंगी खाली तेलंगाना को। समझ रहे हो? आंध्र प्रदेश में 25 है, डिलिमिटेशन के बाद 28 हो जाएंगी, 3 सीटें मिलेंगी, ओनली 3। तमिलनाडु में 39 है, डिलिमिटेशन के बाद खाली 40 होंगी, 11 सीटें मिलेंगी, 11 से 12। सॉरी, तमिलनाडु में 39 है, सॉरी, हाँ वही, डिलिमिटेशन के बाद 40 हो जाएगी। 1 सीटें मिलेगी इनको, +1 ओनली, 1 सीट। केरल में 20 सीटें हैं, डिलिमिटेशन के बाद 19 हो जाएंगी, -1। उन्होंने तो पॉपुलेशन ऑलरेडी कम कर ली है, पॉलिटिकल पेनाल्टी मिलेगी, ये चीज है। तो नॉर्थ प्लस सेंट्रल इंडिया को 70 से 80% सीटें मिलेंगी, बल्कि साउथ में खाली 24%। तो एक तरीके से जो हिंदी बेल्ट डोमिनेंस है वो इंक्रीज होगा, और अगर ऐसा होता है तो इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होगा और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये हमको चीज़ें समझना पड़ेगा। तो इसमें जाहिर सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी है, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, फायदा मिलेगा, बीजेपी को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनको भी फायदा मिलेगा इन हिंदी बेल्ट पे। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ पे इनको फायदा मिलेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादातर सीटें जो हैं वो हिंदी बेल्ट में, और रीजनल पार्टीज जो हैं वो कहीं पे गेम कर सकते हैं, जैसे यूपी में गेम करेंगी। बट साउथ में क्या होगा आप देख ही सकते हैं, आपने देख ही लिया है, इसीलिए इतना बवाल चल रहा है। अब देखिए भाई, सिंपल सी बात है, मेरा मानना यह है कि आप पॉपुलेशन वाला हिसाब किताब छोड़ दो, आप पॉपुलेशन पे जाओ ही नहीं ना। क्यों जाना है पॉपुलेशन पे? आप कोई दूसरा फॉर्मूला निकालो। साउथ के लिए, नॉर्थ के लिए आप अलग फॉर्मूला रखो, साउथ के लिए अलग फॉर्मूला रखो।
ठीक है। साउथ में आप बाउंड्रीज भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। साउथ में आप ये देख सकते हैं, जैसे एक मैं बेस्ट मेथड बताता हूं, आप बताइएगा। जैसे नॉर्थ में आपने प्रेजेंट पॉपुलेशन देख लिया, इसी फॉर्मूले पे आप साउथ की पॉपुलेशन निकाल सकते थे और आप ये कह सकते हैं कि अगर साउथ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करता तो कितनी पॉपुलेशन हो सकती थी। जिस तरीके से यहां पे पॉपुलेशन बढ़ी है, वहां कितनी पॉपुलेशन हो सकती है। और मेरा मानना यह है कि देखिए, आप साउथ को ज्यादा सीटें दीजिए ना, मतलब सबसे बेस्ट है कि आप एक काम करिए, आप एक नया फॉर्मूला निकालिए जिसमें आप सीटें फिक्स कर दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे यूपी में आप 25 से 30 सीटें दे रहे हैं, आप 5-6 और एक्स्ट्रा दे दीजिए। इसमें फायदा नहीं होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा, इसमें फायदा होगा। अगर सीटें ज्यादा मिल रही हैं तो इसमें फायदा तो भारत को ही है ना। लोगों को अपनी आवाज उठाने का ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, और यही आप साउथ में कर सकते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं जिस पे बातें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन निकल पाएगा? अब मैं आपको बताता हूं कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। अमित शाह ने बोला है कि देखिए, चिंता मत करिए, 543 से 816 सीटें होंगी, 50% इंक्रीज होगा, 33% हम रिजर्वेशन वुमेन्स को देंगे, 2029 के इलेक्शंस में इसको हम लागू करेंगे। सदर्न स्टेट्स अभी 543 में से 129 है उनके पास, साउथ की जो स्टेट्स है, यानी कि 23.76%। अब इनकी 195 हो जाएंगी 129 से, तो ये 23.87% हो जाएगा। रिमेनिंग 621 76% वो बाकी स्टेट्स को जाएंगी जो वो नॉर्थ में है। ये इन्होंने बातें बोली हैं। अब बातें तो बहुत अच्छी हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे केरल में मैंने बताया, तो बता रहे कि केरल में 20 सीटों से, जैसे अमित शाह, जैसे ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा था। कर्नाटक की बात करते हैं तो 28 सीटें हैं, कर्नाटक में हो जाएंगी 42, ठीक है, तो अच्छी बात है, 14 सीटें बढ़ जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 38 प्रपोज्ड है। तेलंगाना में 17 सीटें, 26 प्रपोज्ड है। तमिलनाडु में 39 सीटें, 59 प्रपोज्ड है। केरल में 20 सीटें, 30 प्रपोज्ड है। अगर इस हिसाब से चीजें चल रही हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप इतनी सीटें दे रहे हैं साउथ को तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी आप सीटें और बढ़ा दीजिए, इससे साउथ को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं करंट पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बता रहा था ये चीज़ें। तो सरकार का ये प्लान है कि कोई भी स्टेट जो है, स्पेशली साउथ, क्योंकि भाई मतलब बीजेपी ये भी कह रही है ना कि आप भाई ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम खाली हिंदी में, भाई हमको भी साउथ में जाना है, हमको भी वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ानी है। ऐसा थोड़ी ना, हमको भी हर पॉलिटिकल पार्टी जो है कंपीट करिए एक दूसरे के साथ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो यही चीज़ है। फिलहाल ये बिल जो है वो दैट इज डिफीटेड, लेकिन मुझे लगता है कि अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।